वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। आज के इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, और कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रॉपर्टीज के रिलेटेड। तो बिना कोई देर करते हुए शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहली चीज इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे पहली चीज होती क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक थ्री डायमेंशनल स्पेस होती है, यानी कि थ्री डायमेंशनल एरिया, एक स्पेस किसके अराउंड, एक चार्ज के अराउंड। एक चार्ज के अराउंड क्यों, एक चार्ज के अराउंड क्यों होती है वो। एक ऐसा थ्री डायमेंशनल एरिया होता है जहाँ पे वो पर्टिकुलर चार्ज, अगर कोई और चार्ज उस एरिया में रखा जाए तो जो हमारा चार्ज था वो उस दूसरे चार्ज पे एक फोर्स एक्सर्ट करेगा। उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अगर इसे हम एक एग्जांपल के साथ समझें तो इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे एक विलेज में एक गुंडा होता है। अब एक एक कोई हमारी विलेज है और उसमें कोई एक गुंडा होता है। अब उसका पूरा एक ये दायरा होता है, पूरा ये एरिया होता है, यानी इस एरिया में जो भी चीज होती है वो उसकी निगरानी में होती है। और उसका पूरा जोर होता है इस एरिया में, जो भी अगर कोई और व्यक्ति आता है इस एरिया में तो उसका पूरा जोर होता है कि वो उसको उसके बारे में क्या करना चाहता है, उसे एरिया से निकालना चाहता है, क्या करना चाहता है। तो वो उस पूरे गुंडे का उसका उसके ऊपर जोर होता है। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि अगर कोई और आया, कोई और पर्सन हमारे इस एरिया में आया, ये खुद गुंडा उठ के उसके पास जाता है, नहीं। इसके नीचे भी इसने कुछ लोगों को रखा होता है जो इसके लिए काम करते हैं। इसी तरह हमारा चार्ज जो होता है, अगर यहाँ पे मैं कोई और चार्ज इस जगह पे लाके रख दूं तो चार्ज खुद उठ के नहीं जाएगा उसके ऊपर फोर्स लगाने। ये जो पूरा एरिया है ना, हमारा थ्री डायमेंशनल स्पेस है ना, इसी में इसके एक प्रॉपर्टी होती है कि ये फोर्स एक्सर्ट करता है इतने एरिया में। ठीक है, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अगर हम इसके डायमेंशंस की बात करें तो इसके डायमेंशंस हमने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन रखे हैं। मास का, मास इंटू लेंथ इंटू एम्पियर की पावर -1 और टाइम की पावर -3। और इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम। तो ये थोड़ी सी इंट्रोडक्शन थी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। आगे देखते हैं कि आगे क्या करना है हमें। आगे फोर्स ऑन चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि अगर किसी और चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो क्या होगा। किसी और चार्ज को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो बेसिकली क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये हमारे पास केस 1 है, इस जगह पे हमारे पास केस 1 है। इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने पॉजिटिव चार्ज को रखा। इसमें जो मेरा चार्ज है वो एक पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और ये मेरी जो आप ये एरोस जो देख रहे हो, ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अगर मैंने इस पॉइंट पे मान लेते कि मैंने अपने पॉजिटिव क्यू चार्ज को रखा, इसके ऊपर चार्ज है पॉजिटिव, तो इस पे जो फोर्स एक्सर्ट होगा, इस पे जो फोर्स एक्सर्ट होगा वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मतलब जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है उसी डायरेक्शन में इसके ऊपर जो है फोर्स एक्सर्ट होगा, अगर मेरा चार्ज पॉजिटिव है। पर दूसरे केस में क्या है, दूसरे केस में मैंने क्या लिया, दूसरे केस में मैंने लिया कि जो मेरा चार्ज है, जो मेरा चार्ज है वो एक नेगेटिव चार्ज है। जो मेरा चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज है, और ये मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अगर मैं इस अपने चार्ज को, क्यू चार्ज को यहाँ पे रखूं जो कि एक नेगेटिव चार्ज है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा, इस पे जो फोर्स लगेगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। यानी कि अगर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में होगा। इस पे जो फोर्स लगेगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के। आई होप आपको ये क्लियर हो गया कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा जब हम कोई पर्टिकुलर चार्ज को रखते हैं। अगर पॉजिटिव है तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर हमारा चार्ज जो है वो एक नेगेटिव है, एक इलेक्ट्रॉन है, अगर मैंने प्रोटॉन रखा तो यानी पॉजिटिव चार्ज, और उस पर फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर मेरा चार्ज नेगेटिव नेगेटिव है या फिर एक इलेक्ट्रॉन है, अगर मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को रखा होता है नेगेटिव चार्ज, तो उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई होगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। ठीक है, सो आगे कंटिन्यू करते हैं हम। आगे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
कैसे होती है। तो अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, जैसे हम देख सकते हैं आप फिगर में, अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो अवे फ्रॉम द चार्ज जाती हैं, अवे फ्रॉम द चार्ज। एक्चुअली में जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये एग्जिस्ट नहीं करती, ये जस्ट एक इमेजिनरी लाइंस है जिसको हम अपने कन्वीनियंस के लिए यूज करते हैं, ठीक है, फोर्स के डायरेक्शन को ढूंढने के लिए और उसके मैग्नीट्यूड को समझने के लिए। सो दीज आर इमेजिनरी लाइंस टेंजेंट्स टू व्हिच वी कैन गेट द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाइड। अगर देखो, अगर मुझे इस यहाँ पे अगर मैंने कोई चार्ज रखा और मुझे ढूंढना है इस चार्ज के ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है, सो आई यूज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस चार्ज से दूर होती है, यानी कि रेडियली आउटवर्ड निकलती हैं अगर मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है। अगर मेरे पास एक नेगेटिव चार्ज है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो रेडियली इनवर्ड आती है, यानी कि अंदर की तरफ को आती है। तो इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी होती है हमारी। और अब बात आती है, देखिए जो हमारा फिगर ए है और बी है, एक में हमारे पास है पॉजिटिव चार्ज, एक में हमारे पास नेगेटिव चार्ज। अब अगर फिगर सी की बात करें तो इसमें भी नेगेटिव चार्ज ही है, पर इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें हमें इतनी फील्ड इतनी लाइंस क्यों दिख रही है और बी में क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि सी का जो मैग्नीट्यूड है, सी का जो मैग्नीट्यूड है, जो हमारे फिगर सी है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो बी से बड़ा है, यानी कि जो सी के ऊपर चार्ज है वो बी से ज्यादा है। इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी बढ़ गई है, दैट्स वाई वो इतनी सारी लाइंस हमें दिख रही हैं, ठीक है। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, पॉजिटिव की वजह से कैसे होती हैं, नेगेटिव की वजह से कैसे होती हैं, और मैग्नीट्यूड के हिसाब से कैसे वेरिएशन उनमें आता है। अब हम बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी क्या होती है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आइसोलेटेड चार्ज, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया ये चीज कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो रेडियली इनवर्ड होती है, कब? जब हमारे पास नेगेटिव चार्ज हो। और रेडियली आउटवर्ड होती है कब? जब हमारे पास नेगेटिव चार्ज हो। नेगेटिव चार्ज हो रेडियली आउटवर्ड हो कब होती है? जब हमारे पास पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है। जो अभी हमने पीछे बात की जस्ट वही चीज लिखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आइसोलेटेड चार्ज, ठीक है। फिर आगे था हमारा ओरिजिनेशन एंड टर्मिनेशन। ओरिजिनेशन एंड टर्मिनेशन यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट कहाँ पे होती है और टर्मिनेट कहाँ पे होती है। तो हमने एक चीज देखी कि जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है, जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं बाहर को, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर को निकल रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें से बाहर को निकल रही है, राइट। और हमारा जो नेगेटिव चार्ज था उसमें रेडियली इनवर्ड, और जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है उसमें रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। तो ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और एक दूसरी जगह अगर मैं एक नेगेटिव चार्ज को लूं, यहाँ पे मेरा नेगेटिव चार्ज है, तो इसमें क्या होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ को आएंगी, हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो अंदर की तरफ को आएंगी। यानी कि क्या हम कह सकते हैं कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो ओरिजिनेट हो रही है पॉजिटिव चार्ज से और टर्मिनेट हो रही है नेगेटिव चार्ज पे? क्या हम कह सकते हैं कि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो ओरिजिनेट हो रही है पॉजिटिव चार्ज से और टर्मिनेट हो रही है नेगेटिव चार्ज पे, ठीक है। और अगर हमें इसका एक डायग्राम बनाना हो, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज दिया है यहाँ पे और एक चार्ज दिया मुझे नेगेटिव, और इनमें मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने को कही गई हैं। तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे? हम ड्रॉ करेंगे पॉजिटिव से निकल रही है और नेगेटिव में जा रही है, पॉजिटिव से निकल रही है नेगेटिव में जा रही है, ऐसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। आगे इस पे क्वेश्चंस भी आएंगे, जैसे जैसे हम इसे आगे करें, आगे इस पे हमने क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। तो अभी बेसिकली कुछ ऐसा डायग्राम हमारा बन जाएगा। यहाँ पे हमारा जो पॉजिटिव है और जो नेगेटिव है उन दोनों का अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, कुछ इस तरह से हमारा हो जाएगा। तो इससे हमें इतना पता चल गया कि पॉजिटिव से हमारा ओरिजिनेट हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और नेगेटिव में हमारा टर्मिनेट हो रही है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ऑलराइट देन,
नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या कह रहा है, लूपिंग। लूपिंग डू नॉट फॉर्म अ क्लोज्ड लूप। जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हो कि उसने पॉजिटिव पे ओरिजिनेट हुआ और नेगेटिव पे जाके एंड हो गया उसका। बट हम क्लोज लूप कब कहते हैं कि एक पॉइंट से स्टार्ट किया उसी पॉइंट पे खत्म होना, जहां से शुरुआत हुई है वहीं पे खत्म होना। पर यहाँ पे शुरुआत पॉजिटिव से हुई है पर खत्म नेगेटिव पे हो रहा है, तो एक क्लोज्ड लूप फॉर्म नहीं हो रहा है। एक एक क्लोज्ड लूप फॉर्म नहीं हो रहा है, इसलिए इसमें लूपिंग नहीं होती, इसमें क्लोज लूप फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हमने लूपिंग तक देख लिया, ओरिजिनेशन टर्मिनेशन देख लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू आइसोलेटेड चार्जेस देख लिए जिसमें हमने पॉजिटिव नेगेटिव और एक बार हमने मैग्नीट्यूड को इंक्रीज किया, तो ये चीज हमने देख ली। नेक्स्ट पॉइंट है कि डू नॉट इंटरसेक्ट, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज लिया, इसमें से अगर मैं अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करूं तो ये कुछ रेडियली आउटवर्ड कुछ ऐसे बनेंगे। इसकी फील्ड लाइंस कुछ ऐसे बनेंगी। आप इसमें देख सकते हो कि इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ सिंगल चार्ज, अब एक चार्ज की वजह से हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो रही है वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अगर मैंने यहाँ पे एक और दूसरा चार्ज रख दिया तो वो यहाँ पे एक और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब इस जगह पे इंटरसेक्शन हो सकता है, बट एक चार्ज की वजह से कभी भी, अगर हम सिर्फ एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा हम एक के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्पेसिंग। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करूं, अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने कुछ ऐसे ड्रॉ की, ठीक है, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने कुछ ऐसे थोड़े से ज्यादा स्पेसिंग पे ड्रॉ की। अब आपको क्या लगता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी, अगर मैं यहाँ पे एक चार्ज रखूं या फिर यहाँ पे एक चार्ज रखूं, कौन सा चार्ज पे ज्यादा फोर्स अप्लाई होगा? ऑप्शन ए पे, मतलब केस ए में या केस बी में? एक बार सोचिए कि अगर मैंने एक कोई क्यू चार्ज को ए केस में रखा और एक बी केस है मेरे पास जहां पे मैंने इसे ऐसे रखा, और यहाँ पे लाइन स्पेसिंग का एक डिफरेंस है, तो आपको क्या लगता है कि कौन से केस में हमारे पास जो फोर्स अप्लाइड ऑन द क्यू चार्ज होगा वो कंपैरेटिवली ज्यादा होगा? सो ऑप्शन ए में ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लाइन स्पेसिंग कम है। लाइन स्पेसिंग कम है यानी कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा है। लाइन स्पेसिंग कम यानी कि इंटेंसिटी ज्यादा होना इलेक्ट्रिक फील्ड का। यहाँ पे लाइन स्पेसिंग ज्यादा है तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम है। जैसे हमने पिछली स्लाइड में देखा था, हमारे पास जब मैग्नीट्यूड बढ़ा था चार्ज का तो काफी उसमें लाइंस बहुत सारी आ गई थी। लाइंस ज्यादा आने से क्या हुआ, बेसिकली उनके बीच की स्पेसिंग कम हो गई। स्पेसिंग कम हो गई यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ गई। ठीक है, ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। अब नेक्स्ट पॉइंट है डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस। ये भी ऑलरेडी हमारा उसमें कवर हो गया है, यानी कि हमारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं कुछ ऐसी, इनकी डेंसिटी हमें बताती है कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है। इसकी डेंसिटी यानी कि कितनी ज्यादा लाइंस होंगी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जितनी कम लाइंस होंगी उतनी कम होंगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एन आइसोलेटेड कंडक्टर नॉट कनेक्टेड टू अ बैटरी। यानी कि कहने का मतलब है, अगर मैं यहाँ पे कोई कंडक्टर प्लेस कर दूं और मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, तो इसके अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? सो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। क्यों इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों होगी? इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो इसलिए होगी, देखिए, इलेक्ट्रिक जो हमारा कंडक्टर होता है, एक जो हमारा कंडक्टर होता है उसके पास होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और अगर इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब हम इसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके सरफेस पे आ जाएंगे, पॉजिटिव आ जाएंगे इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव इस डायरेक्शन में आ जाएंगे, क्योंकि अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ को है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की तरफ को जाना चाहेगा, पॉजिटिव इस डायरेक्शन में, नेगेटिव इस डायरेक्शन में।
और ये जो पॉजिटिव नेगेटिव फॉर्म होगा हमारे सरफेस पे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को न्यूट्रलाइज कर देगा, जिस वजह से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी अंदर जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो 0 हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस। अब क्या होती है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस? अब अगर मैं फील्ड लाइंस को कुछ ऐसा ड्रॉ करूं कि सारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे हैं, तो ये हमारी यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस होंगी। बट अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कुछ ऐसे ड्रॉ करूं, अब ये दोनों लाइंस जो हैं इनमें डिस्टेंस, इन दोनों का बीच का डिस्टेंस जो है वो सेम नहीं है, इस वजह से ये नॉन यूनिफॉर्म हो जाती है हमारी, और ये यूनिफॉर्म हो जाती है हमारी फील्ड लाइंस। आई होप दैट्स क्लियर। यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस क्या होती हैं और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस क्या होती हैं। ठीक है, तो ये सारे हमने प्रॉपर्टीज को एक बार जल्दी से रिवाइज कर लिया कि क्या होती। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, हमें एक क्वेश्चन दिया है बेसिकली। आई वांट कि आप सबसे पहले इस वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को ट्राई करें। इस क्वेश्चन में 4 पार्ट्स हैं बेसिकली। ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है और ये फोर्थ पार्ट है। आप सबसे पहले वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को ट्राई करें। अगर क्वेश्चन आ गया तो उस पार्ट को, वीडियो को आप स्किप कर सकते हो। अगर क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर क्वेश्चन का आंसर सही आया है या नहीं, उसको चेक करना है, उसके लिए फिर आप वीडियो में बने रहिए। तो चलते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले हमें दिया है यहाँ पे फर्स्ट केस में एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। तो हमें इतनी चीज पता है कि पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है। पॉजिटिव चार्ज से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो ओरिजिनेट होती हैं। पॉजिटिव चार्ज से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होती हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेगेटिव पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट होती हैं। तो इलेक्ट्रिक हमारे पॉजिटिव से निकलती हुई नेगेटिव में जाएगी, पॉजिटिव से निकलती हुई नेगेटिव में जाएगी, पॉजिटिव से निकलती हुई नेगेटिव में जाएगी। ऐसे करके कुछ फील्ड लाइंस बना दीजिए। अब आप इनके साइज को भी देख सकते हैं। जैसे फर्स्ट वाले में दोनों का साइज सेम है, जो कि ये शो करता है कि दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, जस्ट साइन का डिफरेंस है, जस्ट साइन का डिफरेंस है। और ऐसे कुछ हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन जाएंगी। अब इसमें रेडियली इनवर्ड और इसमें आउटवर्ड। ठीक है, इसमें कुछ हमारा ऐसा केस होगा। अब सेकंड केस में देखिए, हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज है वो काफी, मतलब उसका मैग्नीट्यूड दूसरे के कंपैरिजन में ज्यादा है, और दोनों हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इतनी चीज पता है कि जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो बाहर को देता है इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर को देता है। तो सबसे पहले आप बाहर को इलेक्ट्रिक फील्ड बना लीजिए कुछ ऐसे। ठीक है, आपने बाहर को इलेक्ट्रिक फील्ड बना ली कुछ इस तरह से। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जो हमारा दूसरा चार्ज है, दूसरे चार्ज जहाँ पे आ रहा है वो वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इरेज कर दीजिए, क्योंकि उसकी खुद की भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, उसके खुद की भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। और यहाँ से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे कर्व शेप में आने लग जाएंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक दूसरा चार्ज भी है, हमारे पास एक दूसरा चार्ज भी है इसलिए। और इसकी भी सेम ऐसे ही होगा, इसके भी यहाँ पे एक ऐसे कर्व फॉर्म हो जाएंगे। अगर आपने देखिए, इसमें जैसे मैंने 3 3 6 7, 3 3 6 3, टोटल 9 अगर लाइंस बनाई है मैंने ज्यादा मैग्नीट्यूड वाले में, तो इसमें कम बनेंगी। हमारा जो कम चार्ज वाला है उसमें कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी। ठीक है, कुछ इस तरह से हमारा ये वाला डायग्राम हो जाएगा। फिर थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी इजी होगा हमारे लिए, जस्ट सेकंड वाले के सिमिलर होगा हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है। इसमें सेकंड क्वेश्चन में आपको जस्ट इतना ध्यान रखना था कि इसमें अगर मैंने 7 लाइन्स ड्रॉ की है तो इसमें 9 लाइन्स हो, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ये डिपिक्ट करेगा कि इसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट हम इस वाले को ड्रॉ करते हैं।
इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ यहाँ वाले पे इस पे कर्व बन जाएंगे इसका कुछ ऐसे। इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ये कुछ इस तरह से बन जाएगी। ठीक है, ये डायग्राम हमारा कुछ इस तरह से जो। अब आता है मेरा फोर्थ डायग्राम। ठीक है, फोर्थ डायग्राम को बनाते हैं। तो पॉजिटिव से निकली नेगेटिव में गई, पॉजिटिव से निकली नेगेटिव में गई, पॉजिटिव से निकली नेगेटिव में गई। ठीक है, कुछ ऐसे हो गए। अब कुछ नेगेटिव में और तरफ से भी आ रही होंगी, कुछ ऐसे, है ना। अब हमारा पॉजिटिव चार्ज जो है वो कंपैरेटिवली बड़ा है। तो अगर मैं लाइंस का कलर चेंज करके दिखाऊं, है ना, अब देखिए इसकी कुछ फील्ड लाइंस ऐसे भी जाएंगे क्योंकि हमारा पॉजिटिव चार्ज जो है वो कंपैरेटिवली बड़ा है, इसलिए उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। आप इसको सेकंड और फोर्थ दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, स्पेसिंग के साथ कीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा मिक्सअप हो गया। तो इसके फील्ड लाइंस कुछ ऐसे बनेंगी। आई होप इट्स क्लियर। ओके। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन को ट्राई। पर उससे पहले एक और चीज बता दूं मैं आपको कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जो कि क्या होती है, फोर्स exerted ऑन पर यूनिट चार्ज, फोर्स exerted ऑन पर यूनिट चार्ज। अगर मैं कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लूं, जैसे कि इसकी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ऐसे, और यहाँ पे अगर मैं कोई एक दूसरा चार्ज रख दूं, अगर मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एक दूसरा चार्ज रख दूं, जैसे एक मेरे पास है पॉजिटिव चार्ज, राइट, और फिर एक पॉजिटिव चार्ज है मेरे पास, और ये उसका कुछ, जस्ट सेकेंड, ये उसका कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया है। और यहाँ पे अगर मैं कोई और चार्ज रख दूं इस जगह पे, एक पॉजिटिव 1 कूलम का चार्ज, तो उस पे कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब बात आती है कि मैंने पॉजिटिव और 1 कूलम चार्ज ही क्यों लिया। तो देखियो, पॉजिटिव 1 कूलम चार्ज इसे लिया कि इसे हमने छोटा क्यों लिया, सबसे पहले इतना छोटा चार्ज क्यों लिया। अगर हम इसे बड़ा चार्ज लेते तो इसके भी खुद की कुछ फील्ड लाइंस होती और इसकी भी फील्ड लाइंस होती, तो वो एक दूसरे को इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों एक दूसरे को इंटरप्ट करते, और जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आनी थी वो इस चार्ज की वजह से नहीं आनी थी। उसमें जो हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट वाली होती है, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आती है हमारे पास। इसलिए हमने चार्ज को छोटा रखा है। और पॉजिटिव क्यों लिए, ये हमने अपने कन्वीनियंस के लिए लिया है, एक कन्वीनियंस सेट कर दिया कि हम इसे पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कुछ ऐसा होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है हमारा वो फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है। तो अगर इसे सही रीअरेंज करके लिखे तो फोर्स वेक्टर जो होता है मेरा वो चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा होता है, अगर हम ऊपर वाले से सीधा देखें, एक और चीज डिराइव कर सकते हैं। हमें पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। इसमें बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है हमारी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है इसमें हम जो चार्ज हम देख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास दो चार्जेस होंगे, एक तो 1 कूलम का चार्ज लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में, और एक दूसरा हम जिस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढ रहे हैं उसे अगर मैंने कैपिटल क्यू मान लिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हमारी के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर यानी कि डिस्टेंस बेसिकली। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। ओके, तो हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है कि हमारे पास 3 पॉइंट चार्जेस हैं, यानी कि एक +2q, -4q और -2q, जो कि सर्कमफेरेंस पे पड़े हैं किसके, एक सर्कल के, जिसका रेडियस हमें d दिया है, यानी कि इसका रेडियस हमें d दिया है बेसिकली।
as shown in the figure, the electric field along x axis at the center of circle is, यानी कि हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढनी है एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है। तो हमें एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है उसे ढूंढना है। क्वेश्चन में एक और चीज गिवन है जो कि यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, वो है कि ये एक्चुअली इसके साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है। ये इसके साथ 30 डिग्री एंगल बन रहा है इसका। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चंस को पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक होगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +2q, एक -4q और एक -2q। बट उससे सॉल्व करने से पहले अलग अलग एक सिंपल सी चीज सोचते हैं। -4q है तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस डायरेक्शन में होंगे, इस डायरेक्शन में होंगे। तो अगर मैं इसका कंपोनेंट, तो अगर वेक्टर्स का यूज करके इसका एक कंपोनेंट आएगा एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में, एक एक्स डायरेक्शन में एक वाई डायरेक्शन में, -4q की वजह से। और अगर मैं बात करूं -2q, -2q एक नेगेटिव चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस डायरेक्शन में होंगी। तो इसका भी अगर मैं कंपोनेंट निकालूं तो एक आएगा एक्स डायरेक्शन में, एक आएगा वाई डायरेक्शन में, एक आएगा एक्स डायरेक्शन में, एक वाई डायरेक्शन में। और अगर मैं हमारा जो +2q चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अवे होती है, यानी कि इसके कुछ इस डायरेक्शन में होंगे। अगर मैं इसे आगे एक्सटेंड करके लिख दूं तो वो कुछ इस डायरेक्शन में होंगे, यानी कि जिस डायरेक्शन में +2q की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसी डायरेक्शन में -2q की होगी। ठीक है, और दोनों 2q चार्जेस हैं तो यानी कि मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, डायरेक्शन भी सेम होगी। तो यानी कि अगर मैं इसके भी कंपोनेंट निकालूं तो एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, एक कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में। अब मुझे वाई वाले डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक्स एक्सिस के अलोंग कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो मुझे बेसिकली विजुअलाइज करके हमने एक चीज समझ ली कि इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो +i में ही आएगी, क्योंकि तीनों के डायरेक्शन सेम है। अब हम इसे कैलकुलेट करते हैं। अब एक चीज, अगर मैं इसे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 मानूं, इसे इलेक्ट्रिक फील्ड E2 मानूं और इसे इलेक्ट्रिक फील्ड E3 मानूं, मुझे एक चीज तो पता चल गई कि E1 जो है उसका मैग्नीट्यूड बराबर है किसके, E3 के मैग्नीट्यूड के, E3 के मैग्नीट्यूड के बराबर है। ठीक है, इवन डायरेक्शन भी सेम है। तो ये, तो यहाँ पे सबसे पहले हम E2 को ढूंढते हैं। E2 जो कि होती है हमारे पास, जो हमारी E2 है ये E2 cos 30 होगा। एक्स डायरेक्शन में ढूंढना है हमें, तो इस डायरेक्शन में ढूंढने के लिए हमारे पास E2 cos 30, E2 cos 30 डिग्री प्लस एक हमारे पास इस डायरेक्शन में आ रही है ड्यू टू +2q चार्ज, दैट इज E1, और ये भी 30 डिग्री बना रही है एक्स एक्सिस के अलोंग। तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, E1 cos 30 डिग्री इस डायरेक्शन में मिल जाएगा मुझे। फिर नेक्स्ट जो है हमारे पास, नेक्स्ट है -2q की वजह से, -2q भी 30 डिग्री बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, E3 cos 30 डिग्री। और जैसा कि हम इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो E1 और E2 तो सेम है। तो अगर मैं इसे एक E डैश मान लूं तो यानी कि E2 cos 30 डिग्री प्लस E डैश cos 30 डिग्री, E डैश cos 30 डिग्री। और cos 30 डिग्री को अगर मैं कॉमन ले लूं, cos 30 डिग्री, तो ये E डैश है तो यानी ये 2E डैश बन जाएगा, क्योंकि इसका भी E डैश इसका भी E डैश, तो 2E डैश। और ब्रैकेट में आ जाएगा E2 प्लस 2E डैश, E2 प्लस 2E डैश। अब हमें क्या करना है, हमें ढूंढना है E2 और E डैश की वैल्यूज को। सबसे पहले E डैश की जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो होती है, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाले जाते हैं, KQ डिवाइडेड बाय R²। R यहाँ पे हमारा क्या होगा, R यानी कि डिस्टेंस बेसिकली, और डिस्टेंस हमारे पास D है। तो यानी कि E डैश की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2K स्मॉल q डिवाइडेड बाय D²। ये हो जाएगा हमारी वैल्यू। और अगर मैं E2 की वैल्यू बोलूं
E2 यानी कि प्लस -4 क्यू चार्ज की वजह से वो होगी हमारे पास 4k स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय d²। ठीक है, अब हमारे पास ये ई डैश की वैल्यू है, E2 की वैल्यू और cos 30 की वैल्यू भी ऑलरेडी हमें पता है। तो क्वेश्चन में सारी वैल्यूज को पुट करते हैं। cos 30 की वैल्यू हमारे पास होती है √3/2 और E2 की वैल्यू हमें दी है 4k क्यू डिवाइडेड बाय d² प्लस 2 टाइम्स ऑफ क्या दिया हमें 2k क्यू डिवाइडेड बाय d²। 2 टाइम्स करेंगे तो यानी कि 6k क्यू/d²। तो इसे सॉल्व करने से हमारी वैल्यू बेसिकली आ जाएगी और जो भी वैल्यू आएगी इसमें अगर आप कॉमन लोगे k/q डिवाइडेड बाय d² और वो सब कुछ करोगे तो आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी, वही आपका आंसर होगा बेसिकली। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। आई होप एक बार आप इसे वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को देख सकते हो। ठीक है, और आपको अगर नहीं समझ आया कि क्वेश्चन में क्या हुआ, एक बार थोड़ा सा पीछे करके वीडियो को एक बार फिर से देखिए और फिर भी कोई डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को पोस्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक स्क्वायर का। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया है 3 पॉइंट चार्जेस दैट इज q/2 q एंड q/2 जो कि हमारे कॉर्नर्स पे रखे हुए हैं स्क्वायर के ABCD। हमारे पास एक स्क्वायर है जिसका एक कॉर्नर है A B C और D। ठीक है, और हमारे पास साइड लेंथ भी हमें गिवन है। साइड लेंथ है हमारे पास A। साइड लेंथ मैग्नीट्यूड ऑफ बेसिकली साइड लेंथ ऑफ ए एज शोन इन द फिगर। हमें मैग्नीट्यूड ढूंढना है इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉर्नर डी पे। कॉर्नर डी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लगा, सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन डी ड्यू टू सी, यानी कि जो सी हमारे डी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा हो, सी वाली मैंने ग्रीन पॉजिटिव चार्ज है तो वो भी अवे फ्रॉम द डी अवे होगे, अवे फ्रॉम द चार्ज। हमारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हम जा रहे होंगे, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा। क्यों? क्योंकि ये डायगोनल होगा बेसिकली, जो इसके बीच का डिस्टेंस होगा वो डायगोनल होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन डी ड्यू टू ए, और अगर मैं इसे E1 मान लूं, E1 मान लूं तो मेरे पास एक है इस डायरेक्शन में E1 और एक है मेरे पास इस डायरेक्शन में E1। तो अगर इसका नेट ढूंढे, जो हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इसके बिल्कुल सेंटर में आएगी, जो कि सेम डायरेक्शन होगी किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन डी ड्यू टू सी की जो डायरेक्शन है वही हमारे इस वाले ई नेट की डायरेक्शन होगी। और ई नेट हम यहाँ पे कैसे ढूंढेंगे, वेक्टर्स का यूज करके। हमारे पास जो ई नेट की वैल्यू होगी वो होगी √2E1, तो √2E1 होगी बेसिकली। ठीक है, इस पार्ट को इरेज करके अब अब इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे पास एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ गई और एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन डी ड्यू टू बी। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन डी ड्यू टू बी को हम मान लेते हैं E2। तो हमारे पास टोटल जो ई नेट टोटल होगी प्लस E2 ये होगी बेसिकली। अब हम ऐसा करते हैं E1 की वैल्यू ढूंढते हैं। E1 की वैल्यू ढूंढते हैं। E1 की वैल्यू, E1 की वैल्यू देखिए, हमारे पास डिस्टेंस हमें A दिया है, डिस्टेंस हमारे पास A है तो नीचे आ जाएगा हमारे पास A² K, और हमारे पास चार्ज कितना दिए, चार्ज दिए Q/2, तो यहाँ पे रहेगा Q और 2 नीचे आ जाएगा। तो यानी कि E1 वैल्यू E2 की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास K, और Q जो है हमारे पास प्लस Q चार्ज है तो Q वैसे का वैसा। बट यहाँ पे जो हमारी डिस्टेंस है वो A नहीं, वो इसका डायगोनल है और स्क्वायर का जो डायगोनल होता है उसकी लेंथ √2 ऑफ द साइड दैट इज √2A होगी, और √2A का होल स्क्वायर दैट इज 2A² होगी। √2A का होल स्क्वायर दैट इज 2A² होगी। अब हमारे पास E टोटल जो हमारे पास नेट आएगा है ना,
जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन डी ड्यू टू ए, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन डी ड्यू टू बी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन डी ड्यू टू सी, और इनका टोटल जो हमारे पास आएगा वो होगा √2 E1 दैट इज KQ divided by 2a² plus E2 that is KQ divided by 2a²। ET की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाती है, ET की वैल्यू सॉल्व करने पे मेरे पास आ गया √2 + 1, चीजों को कॉमन लेके KQ divided by 2a² कॉमन लेने पे मेरे पास ये वैल्यू आ जाती है, और ये मेरा आंसर है बेसिकली। दिस इज माय आंसर। ठीक है, तो ये हमने आज के इस लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस को ट्राई किया, हमने थोड़े बहुत इंट्रोडक्शन के बारे में देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, उनकी प्रॉपर्टीज को जाना। ठीक है, सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। ठीक है, आगे हम ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट पार्ट भी लाएं इस इलेक्ट्रोस्टैटिक के चैप्टर का। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए।